हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो पहले तो अपन यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, मैं आपको ये 12th लेवल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, किंतु इसी के साथ मैं बी सीरीज में इसका यूसीईटी का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ पैरेलल इस वीडियो के बाद आपको वो मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज वगैरह और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल है, ये 12th क्लास के लिए है। इसके बाद वाला वीडियो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा। मेरे वीडियो में फिर मैं आज बोलने जा रहा हूँ कि कोई फालतू का अननेसेसरी डिस्कस या अननेसेसरी बातें नहीं की जाएंगी। टू दी पॉइंट सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपका माइंड कंसंट्रेट रहे। क्लियर? आपको पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी को भी शेयर करें। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द, किसकी स्टडी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी की स्टडी के बारे में बताती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। तो अपन दो डेफिनेशन दूंगा। पहले ये वाली कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which study the relationship with electric energy and chemical energy and conversion of it from one form to another form। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है। आप कहेंगे कि सर ये सिंपल थी। बिल्कुल सिंपल है। इससे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और डेफिनेशन है जो अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, पहले वो मेरे से सुन लो, फिर मैं लिख रहा हूं। वो डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through the by the release of energy, chemical energy, by spontaneous release the chemical energy in spontaneous energy release होती है and use the energy या bring the energy in the form of non spontaneous chemical reaction। ये इन दो वर्ड को याद रखिएगा। स्पॉन्टेनियसली एनर्जी यूज की जाती है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप होती जा रही है। सेल पड़ा होता है ना भाई, अपने घर में जो सेल रखा हुआ है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि केमिकल डाल के रिएक्शन कर रहे होते हैं क्या? नहीं, अपने आप रिएक्शन होती रहती है। और रिएक्शन जो हो रही होती है वो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज किया जाता है वो अपने आप नहीं होता है कि भाई मैंने सेल लगा दिया है ना रेडियो में, और रेडियो को इच्छा हुई कि भाई मुकेश जी के सॉन्ग आ रहे हैं और मैं चालू हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियसली यूज होता है। पर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी ये डेफिनेशन मैं आपको लिखने जा रहा हूं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास इसका नोट्स आ जाए। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
chemistry is the study of production of electricity. इलेक्ट्रिसिटी कहां से? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिलीज एनर्जी बाय spontaneous chemical reaction. ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, ये स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन से हो रही है। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिलीज एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और ये यूज की जाती है एंड यूज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल reactions and transformation इसमें यूज होती है। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। इनसे एमसीक्यूज बनेंगे, वो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करने जाऊंगा, यहां पर भी बता देता हूं। एक तो यह आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, by non-spontaneous chemical reaction, by displacement reaction, by combination reaction। तो हमारा आंसर क्या होगा? spontaneous chemical reaction। तो इस डेफिनेशन का भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो मैं इसको भी रब करने जा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन बनता है, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही बनता है, कि हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी क्यों कर रहे होते हैं, या इसका क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द या व्हाई इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हाट इज द स्टडी, व्हाई इज द स्टडी of electrochemistry important। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्यों है? तो मैं पहले आपको फटाफट गिना देता हूं। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि यह थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लैब में सेल बनाते हैं, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, इसके ढेर सारे करते हैं। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और बाकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी देखा जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी देखा जाता है, दोनों देखे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों में इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, कई ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हम बाकी प्रोसेस के थ्रू जो मेटलर्जी में यूज की जाती हैं उनसे वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो केवल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट की जाती हैं। जैसे सोडियम है, कुछ एलिमेंट्स में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और कुछ केमिकल बनाए भी जाते हैं, कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही बनाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट तो यह रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट, सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर बैटरी नहीं हो, आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं हो, चलो आप देखिए ट्रेन से कितने लोग ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बैटरी नहीं हो तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जनरेटर वगैरह, वो सब बैटरी के फॉर्म में आएंगे। हमेशा जनरेटर काम नहीं कर रहा होता है, बैटरी जरूरी रहती है। आपकी गाड़ी में भी बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी और फ्यूल सेल वगैरह बनाने के काम में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर भी काम में आती है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
भाई वो ध्यान से सुनिएगा, वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, मतलब अच्छी खासी एनर्जी होती है, क्षमता वाली होती है। और मज़ेदार बात ये कि वो लेस पॉल्यूटिंग होती है, पॉल्यूटेड फ्री होती है, यूँ भी बोल सकते हो। आजकल ऐसी कई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो इको फ्रेंडली हैं। जैसे ई रिक्शा चलती है आजकल, तो स्कूटर भी आ गए, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है, उसमें बैटरी लगी रहती है तभी चार्ज होती है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जा रही है, ये इको फ्रेंडली है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ये भी यूज़ है, और सबसे बड़ा यह भी यूज़ है कि इसका वाइड यूज़ है और ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज, फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट में मैंने बता चुका क्या होता है कि ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट इन बोथ theoretically and प्रैक्टिकली, दोनों के रूप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंट? दूसरा मैंने बताया कि मेनी मेटल्स एंड many metals, elements and compounds are प्रिपेयर कर लेता हूं, या एक्सट्रैक्ट भी लिख देते हैं। मैं प्रिपेयर लिख देता हूं, आपको समझ जाना। प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री methods like एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ NaOH कर देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल भी, पोटेशियम मेटल भी, क्लोरीन एंड फ्लोरीन एसेट्रा। ढेर सारे में एलिमेंट्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इनसे MCQs भी बनते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट मैंने बताया था बैटरी का। तो बैटरीज कर देता हूं प्लूरल फॉर्म में, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन many devices में यूज किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिखे, फोर्थ लिखने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको रफ करूं। तो थर्ड पॉइंट है अपनी फोर्थ पॉइंट है, क्या है कि the reactions carried out, कैसी होती हैं ये reactions carried out chemically, electrochemically एनर्जी एफिशिएंसी वाले होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग वाली होती है।
फिफ्थ है, मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो रहती हैं इसकी स्टडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है क्यों? इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू technologies which are eco-friendly, जो कि इको फ्रेंडली है। फिर से बोल रहा हूं मैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी विच आर इको फ्रेंडली, ठीक है ना, जो कि इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट है, क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, फिर से बोल रहा हूं कि तो ट्रांसमिशन क्या होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मेनली नर्वस सिस्टम में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे योगदान होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन होते हैं हमारे शरीर के अंदर थ्रू द सेल टू ब्रेन, सेल से ब्रेन में ट्रांसफर होते हैं, वो भी, और वाइस वर्सा बोलेंगे अपन, वाइस वर्सा वापस हो जाना एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन जो सेल के बीच में या टारगेट ऑर्गन के बीच में होता है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल आर नोन टू हैव, हम यही जानने पड़ते हैं कि ये जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन होते हैं। मैं लिख देता हूं, क्या है कि द ट्रांसमिशन सिग्नल्स कर देता हूं, सिग्नल्स, द ट्रांसमिशन सिग्नल्स फ्रॉम सेल टू ब्रेन and vice versa and communication between cell known to have इलेक्ट्रोकेमिकली सब्जेक्ट, ये इलेक्ट्रोकेमिकली सब्जेक्ट है। एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज देयरफॉर अ वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है, एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो मैं ऊपर लिख देता हूं ये 7th पॉइंट करके, यहां पर इसको रब करके फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो 7th इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देयरफॉर, इन सबके कारण देयरफॉर वेरी वास्ट है, ये बहुत वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कहने को तो सर थ्योरेटिकल है, कोई ऐसा खास नहीं है, पढ़ सकते थे बिल्कुल, पर ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक का पार्ट है
और टू दी पॉइंट अपन ने इसको देख लिया है। इनसे ढेर सारे MCQs क्वेश्चन बनेंगे, इसको निगलेक्ट मत करिएगा। और इसका मीन्स एक्सप्लेनेशन टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको देखिएगा, है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें तो अपन आगे चलें। इनके MCQs क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अपन इसके मैंने कहा कि सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे। UCET के अपन इसको वीडियो को बनाएंगे, UCET में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं अब करने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किसे कहते हैं? जनरली एक वर्ड में इसका आंसर यह है कि यह वह डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। पर यहां से ठीक है, ये हम अगर क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम इसका आंसर दे देंगे। किंतु MCQs क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो हमें थोड़ा इसको दूसरे तरीके से बताना होगा। क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एज अ रिजल्ट। यहां ध्यान देने की बात है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रिजल्ट से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। एंड केमिकल इन दिस डिवाइस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यह इसकी डेफिनेशन है, तो यहां से अपन को ध्यान देना है। मैं लिख रहा हूं उसको, डेफिनेशन को भी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device which produce electric current is result of oxidation reduction reaction, and by this chemical energy is converted electric एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट को एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड बाय दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यह इसका डेफिनेशन है, या जो भी कहो कि ये सेल के बारे में आपको लिखना है। अब क्या है कि जो मेन सेल है, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी करी वोल्टा ने करी थी। आप लोग जानते हैं, सिंपल सेल लिया था। सेल क्या लिया था? एक बीकर लिया था, उसमें H2SO4 ले लिया था और कॉपर की और राड डाल दी थी इसकी जिंक की, और वायर से कांटेक्ट करके बल्ब लगा दिया था। थोड़ा बहुत बल्ब जला, फिर बंद हुआ, थोड़ा जला, थोड़ा बंद हुआ। इस तरीके से वोल्टा सेल जो फर्स्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में सेल को डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था कह सकते हैं।
पर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले थे डेनियल और गैल्वेनिक। अब जो गैल्वेनिक ने सेल बनाया उसमें क्या डिफरेंस है और डेनियल सेल में क्या डिफरेंस है। तो क्या होता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस। कई बार अपन ने देखा होगा बुक में डेनियल सेल लिखा हुआ है, फिर लिख रहा है एक्सप्लेन द डेनियल सेल, और जब आंसर या पैराग्राफ लिखी हुई है बुक में तो वो गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करना चालू कर देता है। तो आखिर इन दोनों सेल में है क्या डिफरेंस। क्या गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल अलग अलग चीज हैं। तो कोई अलग चीज नहीं है, सेम है, किंतु उनमें जो मेन डिफरेंस है जिसको कहेंगे की डिफरेंस, वो क्या है। वो की डिफरेंस यह है कि जो डेनियल सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं वो कॉपर के और जिंक के लिए जाते हैं, किंतु गैल्वेनिक सेल में किसी भी मेटल के लिए जा सकते हैं। ढेर सारे अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। तो मैं इसमें ये क्वेश्चन करके लिख देता हूं कि कौन सा इसमें की डिफरेंस है, ठीक है ना। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें तो मैं इसको रब करूं। लिख देता हूं मैं डिफरेंस बिटवीन डेनियल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बोथ डेनियल एंड गैल्वेनिक सेल दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आर बोथ डेनियल एंड गैल्वेनिक सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोथ डेनियल एंड galvanic cells are electrochemical cells. Both प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी by spontaneous chemical reaction and use energy in many external device for do the work. But key difference between them. But key difference between them. कौन कौन से। in Daniel cell only copper and zinc are used as electrodes, whereas in galvanic cell variety of metals can be used as
इलेक्ट्रोड्स। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है, क्या है कि गैल्वेनिक सेल में वैरायटी ऑफ मेटल्स यूज किया जा सकता है, किंतु डेनियल सेल में केवल कॉपर का और जिंक का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब करूं तो फिर आगे अपन एक्सप्लेन करें। देखिए, अब मैं ऑर्डिनरी डेनियल सेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपने 11th में भी इसकी स्टडी की होगी, पर मैं डायग्राम बना के पूरा इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं और उसके सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, जैसे भी बोलो, हेडिंग अपन डालेंगे डेनियल सेल। तो इन ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये एक सेल हाफ सेल कहलाए, एक और दूसरा ये सेल लगा रहा हूं मैं, दो सेल है। तो इन ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं डेनियल सेल, डेनियल सेल। परंतु ये डेनियल सेल में मैं गैल्वेनिक सेल भी बोल सकता हूं। इस ऑर्डिनरी डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इनमें इलेक्ट्रोड यूज करने जा रहा हूं। इसमें मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया है, ये मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया है, ठीक है ना। और इसमें भी मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया है, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया है। अब यह है कॉपर का और ये है, यह वाला है जिंक का, ठीक है ना, जिंक डाल दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, जिंक सल्फेट का आपको सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, क्योंकि जिंक है तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको यूज करना है। और इसमें आपने कॉपर लिया है तो इसको आपको इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, यानी कि CuSO4 0.5:2 में इतना ही लिखता हूं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा, एक्वेशियस सॉल्यूशन डाल दिया। अब क्या हुआ कि सर्किट, इसको मैंने, इसमें क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है, इसलिए मैं इसमें वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर को यहां पर मैं लगा देता हूं। यहां पर सपोज अपन ने वोल्टामीटर लगा दिया या पोटेंशियल मीटर लगा दिया है अपन ने। अब इस सर्किट को पूरा करना है, तो सर्किट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्किट को पूरा करने के लिए इसमें अपन एक इस तरीके का यू शेप का, बिल्कुल अपन एक कांच की गिलास की ट्यूब होती है, यू शेप की लगा देंगे। और इसको यहां से पहले क्या करेंगे, इसके अंदर इस यू शेप की जो कांच की नली है, इसमें अपन डाल देंगे स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग, मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। इसमें अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के इसको अपन वुलेन से या कॉटन से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, सील कर देंगे, लगा देंगे। वुलेन से या कॉटन से इसलिए ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाने का काम होगा। अब क्या होगा कि इसमें जैसे ये तैयार हुई तो क्या होगा उसको अपन देखते हैं। अब क्या होगा कि कॉपर जिंक सल्फेट के और जिंक के बीच में ये क्या होता है कि इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे अपन करेंगे फैक्टर, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले यहां पर मैं बता देता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है और ये जिंक के, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंट ही डिसाइड करता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, और यहां पर भी यही डिसाइड करेगा। तो क्या होता है कि इसमें
ये पहले मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। जब मैंने यहां पर बनाई है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्क होता है? सॉल्ट ब्रिज इसके सर्किट को कंप्लीट करती है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 वायरें होती हैं, जैसे इसमें भी 2 वायरें होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करवाने का काम करती है। दूसरा, इसमें आयन भी जाते हैं और इस तरीके से ये पूरे सेल को मेंटेन करने का काम करती है, न्यूट्रल बना के रखती है सेल को। तो इसलिए ये सॉल्ट ब्रिज का ये वर्क है। एक तो क्या करती है, सर्किट को कंप्लीट करवाती है, दूसरे न्यूट्रल बना के रखती है। इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट अपन ने डाला है। अब क्या होगा, तो इसमें से जो है ना कॉपर, इसमें क्या होगा कि जिंक यहां से निकलेंगे, जिंक के आयन के फॉर्म में आ जाएंगे, +2 के फॉर्म में रिलीज हुए। किससे? जिंक की रॉड से। जिससे जिंक की रॉड बेचारी पतली होती जाएगी, लॉस, उसका वेट लॉस होगा, लॉस वेट उसका लॉस हो जाएगा और ये पतली होती जाएगी। यहां पर जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब जिंक आयन के फॉर्म में आएगा तो वो यहां इस साइड जाने का काम करेगा। अब इसमें जो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, वो कौन कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड डाल सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड डाल सकते हो, कुछ भी डालो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, और जेली जैसा होना चाहिए ताकि इसमें अपन भर दें। अब क्या होगा कि यहां पे जिंक आयन यहां चले जाएंगे और जिंक आयन जैसे इस रॉड से निकलते हैं तो जिंक इस तरीके से निकलते हैं। ये जिंक जो है सॉलिड में थी और यहां पर आके जिंक आयन के फॉर्म में निकली और 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। भाई 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने निकाला है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कॉपर की ओर जाएंगे। क्लियर? कॉपर की ओर जाएंगे। तो आपको मालूम है कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलता है। ये करंट कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में करंट चलेगा। और क्योंकि इसके इफेक्ट से इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉपर सल्फेट, तो कॉपर भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहां पर आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा आके कॉपर भी क्या करता है कि कॉपर कैसे, कॉपर जो है यहां पर कॉपर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं CuSO4। ये इसके इफेक्ट में एक्वियस सॉल्यूशन और रॉड के इफेक्ट के कारण इसका कॉपर प्लस और सल्फेट के आयन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो कॉपर आयन के फॉर्म में जब यहां पर रहता है, कहां पर? यहां पर कॉपर इसमें आयन के फॉर्म में जैसे ही आता है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो कॉपर यहां पर मूव कर देता है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जो आए उसको लेकर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है अपने इलेक्ट्रोड पर। तो यहां पर कॉपर मेटल के फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें देखो यहां पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल, उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से कॉपर इस रॉड के ऊपर आके इकट्ठे होते हुए चले जाएंगे कॉपर की रॉड में, जिससे कॉपर की रॉड थिक हो जाती है, यानी कॉपर की रॉड का वेट बढ़ जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट इस साइड चलने लगता है और इलेक्ट्रॉन इस साइड जाने लगते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन फिर क्या आ जाती है? ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। यहां पर जिंक अपन देख रहे हैं, ठीक है ना, और रेडॉक्स रिएक्शन में अपन क्या बताएंगे, ये जिंक है और ये कॉपर आयन के फॉर्म में है इस साइड, और उस साइड क्या हो जाएगा, जिंक प्लस के फॉर्म में आ जाएगा और कॉपर इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से ये सेल रिएक्शन कहलाएगी, सेल
रिएक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस रिएक्शन भी कहलाएगी। इस तरीके से डेनियल सेल को अपन देखते हैं और इसमें अपन को यह देखा कि इसका वेट लॉस होता है, इसका वेट गेन होता है, ये वेट को गेन करती है। इसमें इनके जिंक के आयन बढ़ जाते हैं और इसमें कॉपर के आयन घट जाते हैं। तो ये डेनियल सेल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा एक और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं रख करूँ। अब अपन देखते हैं, मैंने इसलिए थोड़ा टाइम बच जाए तो मैंने पहले लिख दिया है, फंक्शन ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ऑपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। अभी मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे यहाँ ये द तो हटा दूंगा ताकि मैं यहाँ कुछ लिख सकूं। अब जब मैंने इसको ये लिख के रखा है, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल रिएक्शन तो बता दी मैंने थोड़ा देर पहले ही, है ना। अब सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो सेल पोटेंशियल का मतलब यह होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल में, उसको ही अपन सेल पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इसमें और इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस जो होता है उसको ही अपन सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया सेल पोटेंशियल। अब क्या होता है कि सेल पोटेंशियल तो समझ में आ रहा है अपन को। अब अपन इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या क्या कैरेक्टर अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं कि ये जो गैल्वेनिक सेल है या डेनियल सेल है, उसको वोल्टेज सेल कब कहा जाता है। इस सेल के बारे में जब बात कर रहे हैं अपन, गैल्वेनिक सेल के या वोल्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जब इसकी ये क्या कर रहा है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और इसकी कंसंट्रेशन जिंक के आयन की यहाँ पर और यहाँ पर कॉपर के आयन की कंसंट्रेशन वो 1 मोल होगी। क्लियर, 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट। और इनका जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल होगी। और जो इलेक्ट्रोड लिए जा रहे हैं उनको भी बोला जाता है कि भाई ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, टेम्परेचर 25 डिग्री पे रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको गैल्वेनिक सेल कहेंगे। क्लियर, 1 मोल कंसंट्रेशन। और हालांकि प्रेशर को भी देखा जाएगा, पर फिलहाल प्रेशर को 1 बार प्रेशर मान लो। और इनके आयन की कंसंट्रेशन चाहे जिंक की चाहे कॉपर की 1 मोल होनी चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में इस सेल को अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। जब इनमें ये जो एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया जाता है तो इनमें क्या कंडीशन बनती है, जब इसका इनके गैल्वेनिक सेल के बारे में जब मैंने बताया कि 1 मोल कंसंट्रेशन हो, तब इनका जो 1.1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल इसका 1.1 वोल्ट होता है। किंतु जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं और ये एक्सटर्नल वोल्टेज अगर लेस देन 1.1 वोल्ट से होता है तो क्या कंडीशन बनती है। यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, ध्यान देना है। क्या कंडीशन बनेगी जब एक्सटर्नल जो है सेल या एक्सटर्नल वोल्टेज लगा जाने पर वो कम हो 1.1 वोल्टेज से। तो इलेक्ट्रॉन, पहली कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां से, मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की ओर मूव करेंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रिक करंट
करंट फ्लो होगी या मूव करेगी, करंट, मैं तो मूव ही लिख देता हूं, मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरी कंडीशन, वो आपको एमसीक्यूज में घुमा सकती है। इसमें क्या हो जाएगा कि जिंक के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिसोल्व होंगे, जिंक डिसोल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, जिंक dissolve at anode and copper deposit at cathode। ऐसा लिखते हैं, जिंक डिसोल्व फ्रॉम कॉपर, फ्रॉम जिंक डिसोल्व फ्रॉम एनोड, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यह कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर ये कंडीशन नहीं होती, बी लगा देता हूं, यहां पर बी करके लिख देता हूं, बी, वेन क्या होगा, वेन एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, 1.1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, ये उल्टा हो जाएगा, ये एरो भी इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना, मैं फिर से डायग्राम नहीं बना रहा हूं, वैसे ही समझ लीजिए आप, इसका उल्टा हो जाएगा, एरो इस साइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी इस साइड जा रहे हैं तो इस साइड हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्लियर, देखिए इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं फर्स्ट केस में, और इलेक्ट्रिक करंट कहां, इधर जा रहा है, ये कॉपर है, कॉपर से जिंक की ओर करंट जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, किंतु उस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कहां से, जिंक एंड, बस जिंक कर देता हूं, जिंक टू कॉपर, नहीं इलेक्ट्रॉन है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक, पहली बात। दूसरी बात, करंट मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर मूव्स, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन भी बिल्कुल उल्टा होगा, यहां पर जिंक डिसोल्व एट एनोड, तो मैं लिख देता हूं जिंक डिपोजिट, लिखूंगा डिसोल्व के बजाय, जिंक डिपोजिट एट एनोड एंड कॉपर डिसोल्व एट कैथोड, उल्टा हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन कैसी होगी, जब मैं सी लिख देता हूं, when EXT is equals to 1.1 वोल्ट, अगर ये 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट किस साइड बहेगा, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले लिख देते हैं, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे भाई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो होगा, तो नो फ्लो ऑफ
करंट और थर्ड नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको नहीं तो रब कर देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा मैंने सेल पोटेंशियल बोला, इसको एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग यह होता है कि जो इलेक्ट्रोड अपन ने लिया है, जैसे जिंक का लिया है, वहाँ कापर का लिया है, तो ये इलेक्ट्रोड जो रहता है वो अपने सॉल्यूशन से, एक्वेशियस सॉल्यूशन से क्या करता है, सेटअप बना लेता है और सॉल्यूशन से मेटल सेटअप बना लेता है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है अपन उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और सेल पोटेंशियल, जब दो इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो आज के लिए 12th क्लास के लिए इतना। इसी का ही पार्ट बी आप देखिए, जो कि मैंने आपको जिसके मैंने UCET के लिए बनाया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया है। इस पूरी थ्योरी का उसमें एक्सप्रेशन आपको मिलने जा रहा है, आप उसको भी साथ साथ में देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।